Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Dear students, in the previous lecture we discussed about the equality of two population variances, in which we use F distribution, and F statistic is used for testing the equality of variation, and it is also used for testing the equality of more than two means. So today's lecture we will discuss about testing of a hypothesis about the equality of K population means, K where K is greater than equal to 2. Understand? तो आज के लेक्चर के अंदर so far we have used two sample test for testing the equality of two population means. हमने T test लगाया, we use independent samples, and we use T test for testing the equality of two population means. But if you have to compare more than two populations, then what will you do? आपको दो या दो से ज़्यादा अदर पॉपुलेशन से दरमियान इक्वालिटी टेस्ट करनी है तो हम टी टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दैट पर्टिकुलर टेस्ट इज़ फॉर टू केसेस, टू सैम्पल्स ओनली. ठीक है, चूंकि हमारा जो टी टेस्ट है वो सिर्फ दो ही सैंपल्स को कंपेयर कर सकता है, नॉट 3 or 4 or 5. इफ़ यू हैव सपोज 3 सैंपल्स, आपके पास 3 सैंपल्स हैं और आप उसमें इक्वालिटी देखना चाहते हैं, देन व्हाट विल वी डू? वी कैन डू 3C2 combinations, 3C2 combinations. It means 3 into 2 into 2 into 1, 3. So there will be 3. If we have 4 populations, suppose if we have 4 populations and we want to compare the equality of these 4 population means, ठीक है, अब मीन्स की इक्वालिटी टेस्ट करनी है, हमारे पास 4 पॉपुलेशंस है. आप देखें कि एक रेट होता है, रिटेल प्राइस होती है, जैसे एड्स की प्राइस है. यू वांट टू सी द इक्वालिटी ऑफ prices or means between different cities, suppose Karachi, Lahore, Islamabad, Sargodha, Faisalabad, etc. अब हमारे पास अगर 4 सैंपल, सपोज 4 पॉपुलेशंस हो, तो उनके दरमियान अगर इक्वलिटी टेस्ट करनी हो, यानी μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 इज इक्वल टू μ4, तो वी हैव 4 पॉपुलेशन मीन्स. अगर इसमें हम इक्वलिटी टेस्ट करना चाहें, वी कैन टेस्ट द इक्वलिटी बिटवीन एनी टू, μ1 μ2, फिर μ1 μ3, μ1 μ4, फिर μ2 μ3, μ2 μ4, यानी 4C2 कम्बिनेशंस बनेंगे. अगर इसी तरह हमारे पास पॉपुलेशंस 10 आ जाएं, तो देन वी हैव 45 केसेस. दो के पेयर बनाकर वी कैन टेस्ट आल्सो, बट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इंक्रीजेस. So t-test cannot be used for testing the equality of more than 2 population means. ठीक है, तो इसके लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं, we call it ANOVA, Analysis of Variance Technique. ठीक है, तो आज हम उसी को थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे. और इसमें जो प्रोसीजर है, हाइपोथेसिस क्या बनता है, ये ऑलवेज वन टेल टेस्ट होता है. इट इज ऑलवेज वन टेल टेस्ट, ये ज़हन में रखिएगा. इसकी टेल हमेशा राइट साइड पे, इसको हम देखेंगे. इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है. इसमें कोई, इट इज ऑलवेज वन टेल, इसमें कोई 2 टेल टेस्ट नहीं होता. तो सबसे पहले मैं प्रोसीजर में देखें आपको कि वी वांट टू सी, हम करना क्या चाहते हैं. प्रोसीजर, for testing the hypothesis of equality of K, where K is greater than equal to 2 population means. ठीक है, अब जारी बात है, एनोवा की टेक्निक हमने इसको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक भी बोलते हैं. इन शॉर्ट इसमें ANOVA.
ठीक है, इसको मनोवा टेक्निक, बिकॉज वी यूज वेरियंस को हम एस्टिमेट करते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि पहली पॉपुलेशन का वेरियंस इज इक्वल टू सेकंड पॉपुलेशन वेरियंस इज इक्वल टू थर्ड पॉपुलेशन वेरियंस इज इक्वल टू सम पर्टिकुलर वेरियंस। तो उस वेरियंस को हम एक्सप्लॉइट करके, ये टेस्ट हमने बेसिकली फिशर ने इसको 1915 में फाउंड आउट किया था। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम रखा है एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेक्निक। तो प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप क्या है कि वी स्टेट अवर हाइपोथेसिस। एज अंडर, तो एच नॉट, अब हमने एज्यूम करना है कि हमारे पास के पॉपुलेशंस हैं। ये ज़हन में रखिए, के मीन जनरल टर्म यूज कीजिए। के कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, कोई वैल्यू हो सकती है। तो μ1 इज इक्वल टू μ2 is equal to μ3 is equal to and so on, this is equal to μk because we have k populations। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड मैं यूज करूंगा j, तो j is from 1 to k। और इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा? इट कैन बी, वी कैन राइट इट, नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल, नॉट all means are equal। ठीक है, मीन्स की जगह पे हम म्यूजेस भी लिख सकते थे, यहां पर म्यूजेस आर इक्वल। तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, और इसके अलावा इसमें चूज या गिवन अल्फा 0.05, नॉर्मली वी टेक अल्फा इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, और स्टेप नंबर 3 में द टेस्ट स्टेटिस्टिक टू बी यूज्ड इज the test statistic to be used is, we use F distribution, and this is SB square over SW square, which under H naught follows F distribution with μ1, that is k minus 1, and μ2, this is basically sum of nj minus k, where j is from 1 to k। Degrees of freedom। ठीक है जी, and also where SB square is equal to ठीक है जी। तो एस बी का फार्मूला क्या? बिटवीन, ठीक है, बिटवीन सैंपल्स सम ऑफ स्क्वायर। ये क्या है? बिटवीन सैंपल्स। इसको मैं आगे जब न्यूमेरिकल करूंगा तो वहां पे इसको मजीद एक्सप्लेन कर लूंगा, इस चीज की शायद यहां पे समझ ना आए,
इस फार्मूले को भी एज इट इज ले लें, बाद में आगे चल के इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा ये। बिटवीन सैंपल्स और MS मीन स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा फार्मूला है SW। तो दिस इज बेसिकली वही है जो आप SP का फार्मूला यूज करते हैं, यानी NJ-1 SJ square, where J is from 1 to K over summation NJ minus K, where J is from 1 to K। तो ये इसका फार्मूला है। इससे पहले मैं इसको जरा थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूं तो SP के साथ कंपेयर करने के लिए जब आप N1 J इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो N1 माइनस 1 S1 स्क्वायर प्लस N2 माइनस 1 S2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो लास्ट क्या जी टर्म है K, तो यहां पर इसको मैं लिख रहा हूं नीचे, तो दैट कैन बी NK माइनस 1 SK स्क्वायर और डिवाइडेड बाई N1, जब आप J तो N1 माइनस 1 है बेसिकली ये, इसको भी आई कैन राइट इट लाइक दैट समेशन NJ माइनस 1 वेयर J इज फ्रॉम 1 टू K। ये वही चीज है जो ऑलरेडी यू नो दैट। तो इसको हम क्या लिख सकते थे N2 माइनस 1 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म क्या होगी NK माइनस 1, ठीक है। अब आपको मैंने इस फार्मूले को खोल के रख दिया। अब आप देखिए इसको यू कैन राइट इट लाइक दैट समेशन NJ वेयर J इज फ्रॉम 1 टू K। तो आप जब N1 पुट करेंगे यहाँ पर J इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो N1 आ जाएगा, J इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो N2 आएगा। इसी तरह J इज इक्वल टू 3 पुट करें तो N3 आ जाएगा, एंड लास्ट टर्म J इज इक्वल टू K पुट करें तो ये आएगा। और साथ माइनस 1 जो है, माइनस 1 सबके साथ आ रहा है। तो जब हम इस समेशन को अप्लाई करते हैं, जरा इसको भी देख लें, ये मैंने समेशन अप्लाई की तो समेशन जो है वेरिएबल के ऊपर एज इट इज होता है, एज इट इज आ जाती है। अब जब 1 है तो मैं अगर लिखूं 2 प्लस 2 प्लस 2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स 2। तो इसी तरह 1 1 1 तो K टाइम्स 1, K टाइम्स 1। जब आप J इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, कितनी दफा 1 आ रहा है K टाइम्स 1, तो ये K टाइम्स 1। तो इट मीन्स कि ये जो चीज़ मैंने समेशन NJ माइनस K लिखा, बेसिकली मुझे ये लिखना चाहिए था, लेकिन इसी को एक्सप्लेन शॉर्ट करके, या इसको मैंने समेशन अप्लाई करने के बाद इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है समेशन NJ। और बाज़ बुक्स में आप देखेंगे ये समेशन NJ तो कैपिटल N भी कह देता है, वो कैपिटल N माइनस K, वेयर कैपिटल N इज इक्वल टू समेशन NJ। व्हाट इज समेशन NJ? भाई आपके पास 5 का सैंपल है, दूसरा सैंपल 6 का है, तीसरा सैंपल भी जो है वो 5 का है, तो कितने हो गए समेशन NJ? 5 प्लस 5 10 प्लस 6 16। तो समेशन NJ क्या आ गया 16, ठीक है। और K क्या है, 3 पॉपुलेशन थी तो K इज इक्वल टू 3। तो ये चीजें यहाँ पे मैं इन फार्मूलों को एक्सप्लेन कर रहा था। और ये जो SKW है इसको हम कहते हैं विद इन सैंपल्स मीन स्क्वायर, विद इन सैंपल्स मीन स्क्वायर्स। अब मीन स्क्वायर्स इसलिए कह रहा हूं, मीन स्क्वायर इज बेसिकली वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस के लिए जब अनबाइस्ड वेरिएंस हम यूज करते हैं तो वहां पर ये वर्ड ये भी वेरिएंस के लिए यूज होता है मीन स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर होता है, अगर इसके डिवाइजर में कुछ ना होता तो हम सम ऑफ स्क्वायर्स भी कह सकते थे। तो अब आप यहां से रिलेट भी कर सकते हैं, एफ स्टेटिस्टिक इज बेसिकली रेशियो ऑफ एस स्क्वायर बी और एस स्क्वायर डब्ल्यू। और अब एस स्क्वायर बी का डिवाइजर क्या K माइनस 1, वही हमारा न्यू 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। और एस स्क्वायर डब्ल्यू का डिवाइजर क्या है समेशन NJ माइनस K, वो हमारा न्यू 2 है, ठीक है। तो यहां से भी आपको
आइडिया हो जाना चाहिए कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होनी चाहिए। एफ स्टैटिस्टिक के अंदर जब इक्वालिटी ऑफ के पॉपुलेशन मीन्स ऑफ टेस्ट आ रहे हो तो हम एफ स्टैटिस्टिक यूज करेंगे, तो उसके अंदर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगी। आपको पता है कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं, न्यू वन एंड न्यू टू। न्यू ठीक है, एन यू न्यू, इसको एम यू म्यू पढ़ा जाता है, जो म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर जो हमने स्टार्ट में हाइपोथेसिस में लिखा था इसको हम न्यू पढ़ते हैं, एन यू वो एम यू था। ठीक है, यहां तक ये क्लियर हो गया सबको। एफ स्टैटिस्टिक के बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल में इसमें लिख दिया कि एसटीआर बी क्या है, एसटीआर डब्ल्यू क्या है। अब इसमें वो तमाम मीन्स, अच्छा यहां पे ये बताता चलूं, व्हाट इज एक्स बार बार, व्हाट इज एक्स बार बार, इट इज अ ग्रैंड मीन। इसको क्या कहते हैं, ग्रैंड मीन। मैं इसका अदर फार्मूला नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं जी, एक्स डबल बार इट इज कॉल्ड ग्रैंड मीन। एक्स डबल बार इज कॉल्ड ग्रैंड, एंड इसका फार्मूला है n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 एंड सो ऑन n k x बार k ओवर n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन और n k। ठीक है, इसका क्लियर हो गया सबको। एक्स डबल बार इसको ग्रैंड मीन के लिए डबल, इसको ना आम मीन से इसको डिफरेंशिएट करने के लिए डबल बार यूज किया जाए, इट इज कॉल्ड ग्रैंड मीन। और ये जो टर्म लिखा है इसका फार्मूला तो आपको आ गया आई थिंक। ये हर इंडिविजुअल मीन्स है। सपोज आपको ऑब्जर्वेशन दी होनी ना, अगर आपको 3 का सैंपल दिया हुआ, के पॉपुलेशन है, के इज इक्वल टू 3 है, 3 पॉपुलेशन है, तो इसका मतलब है कि सैंपल 1 सैंपल 2 सैंपल 3 होगा, n1 n2 n3। आपने पहले सैंपल का मीन निकालेंगे तो एक्स बार 1 आएगा, दूसरे सैंपल का मीन निकालेंगे तो एक्स बार 2 आएगा। ठीक है, इसी तरह तीसरे सैंपल का मीन निकालेंगे तो एक्स बार 3 आएगा। तो हर एक सैंपल की ऑब्जर्वेशन जो उसके मीन से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद सम हो रहा है। अब आप ये देखें कि एक्स बार 1 का फार्मूला क्या होना चाहिए भाई, समेशन एक्स 1 ओवर n1, यही है ना। इसी तरह एक्स बार 2 समेशन एक्स 2 ओवर n1 n2 सॉरी। इसी तरह एक्स बार 3 समेशन x3 ओवर n3 एंड सो ऑन। अब अगर आप इसको उठा के यहां ले जाएं n1 x बार 1 तो समेशन x1 के इक्वल आ जाएगा, समेशन x1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसको बेसिकली x1i होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं इसको मजीद इसमें आपको उलझाना नहीं चाहता। ये था फार्मूला। अगर आपको सपोज 3 सैंपल दिए हुए हैं, सैंपल 1 सैंपल 2 सैंपल 3, आसान तरीका है तो भी आपको बता दूं एक्स बार डबल बार निकालने का, कि आप तमाम ऑब्जर्वेशंस की सैंपल की तमाम ऑब्जर्वेशंस को ऐड करें और उस तमाम के टोटल पे डिवाइड कर दें, दैट्स इट। वो भी हमें ग्रैंड मीन दे सकता है। अगर आप ये भूल जाए फार्मूला तो आप वो भी यूज कर सकते हैं कि जितने सैंपल की तमाम ऑब्जर्वेशन है ना, सैंपल 1 सैंपल 2 सैंपल 3, सपोज 3 सैंपल है तो सैंपल 1 की तमाम चीज़ों को ऐड करें, तमाम ऑब्जर्वेशंस को ऐड करें, सैंपल उसमें 2 को भी ऐड करें, सैंपल 2 की तमाम ऑब्जर्वेशंस को ऐड करें, फिर सैंपल 3 की तमाम ऑब्जर्वेशंस को ऐड करें। तो ऐड करने के बाद जितनी वैल्यूज ऐड हुई उनके टोटल पे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये भी हमें ग्रैंड मीन देता है। और दीज आर द मार्जिनल मीन्स, ये एक्स बार 1 एक्स बार 2 यानी पहले सैंपल का मीन, दूसरे सैंपल का मीन, तीसरे का मीन एंड सो ऑन। इसमें और कोई बात ऐसी बताने वाली नहीं है। तो ये था स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में है कंप्यूटेशन। ठीक है जी, कंप्यूटेशन में आप क्या करेंगे, यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ एसटीआर बी एंड एसटीआर डब्ल्यू। और स्टेप नंबर 5 में थ्योरेटिकल रीजन, द इंपॉर्टेंट वन। द थ्योरेटिकल रीजन इज f calculated should be greater than equal to f of alpha, nu 1 and nu 2। तो ये सिर्फ वन साइडेड टेस्ट है, वन साइडेड टेस्ट, ओनली राइट साइड पे इसको देखा जाता है यूं।
तो ये जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली एफ ऑफ अल्फा न्यू 1 एंड न्यू 2, 0 to infinity एफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना। ये टच नहीं करती, साथ साथ जाती है। जैसे ज़मीन और आसमान आपस में मिलते हुए नज़र आते हैं ना, ऐसे ही ये नज़र आती है लेकिन मिलती नहीं है। ये उसके, इसको हम बोलते हैं एजम्पटोटिक कर्व, कि उसके साथ साथ जाती है। जैसे रेल की दो पटरियां के ऊपर खड़े हो जाएं तो लगता है कि आपस में जा रहे कहीं मिल जाएंगी, लेकिन दूर लंबी लाइन में आप खड़े हो तब यूं नहीं कि जहाँ से आगे मोड़ काट रही हो, स्ट्रेट लाइन में हो तो आप देखिए लग रहा हो दूर में जा रहे मिल रही है आपस में, लेकिन मिल नहीं रही होती, साथ साथ चलती है लेकिन मिलती नहीं। तो ये था जी, यहाँ पे होता है अल्फा, दिस इज अल्फा। अगर 0.05 है तो इस एरिया को 0.05, और दिस इज 1 माइनस अल्फा। दिस इज अवर एक्सेप्टेंस रीजन, दिस इज अवर एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, 1 माइनस अल्फा इज अवर एक्सेप्टेंस रीजन। जो वैल्यू इस एरिया में लाई करे उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो इस एरिया में चली जाए उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 6 में कंक्लूजन। if the computed value of f falls in the acceptance region, accept H naught. Otherwise reject H naught. तो ये था इसका प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द इक्वलिटी ऑफ के पॉपुलेशन मीन्स। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जी इसमें क्या कुछ हो रहा है। The question is, the students in 3 classes in an elementary statistic course obtained total scores as in the table.
ठीक है जी। तो 3 डिफरेंट टाइम्स हैं जो बच्चे जिनकी क्लास 8 ओ क्लॉक होती है, इनके स्कोर्स कितने हैं जी? 121, 117, 145, 108 and 142, 154, 115, 81, 122, 127 and the last one is 122। ठीक है। और जिनकी क्लास 10 ओ क्लॉक बजे, 10 ओ क्लॉक, तो उनके स्कोर्स क्या है जी? 97, 145, 119, 139, 143, 133, 149, 107 and 154। ठीक है। और जो क्लास 2 ओ क्लॉक टाइम हो रही है, जिनकी टाइमिंग्स 2 ओ क्लॉक है, तो ये स्टूडेंट्स हैं जी, इनके मार्क्स 134, 89, 108, 88, उसके बाद 146, 153, 130, 144, 125 and 111, 87 and 162। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टूडेंट ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है, और मे बी 10 11 ये होंगे। तो these are the different timings of their classes and they got the scores in statistics। अब now we want to see कि इनके ऑन एवरेज मार्क्स क्या सेम है, या mu1 is equal to mu2 is equal to mu3, because we have 3 samples, it means k is equal to 3। The question is there a significant difference in the scores received by the students meeting at different terms different times of day। तो ये है जी क्वेश्चन। ठीक है, आप स्टेटमेंट तो समझिए होंगे क्वेश्चन की कि ये 3 क्लासेस हैं, कोई 8 बजे क्लास हो रही है वही कोर्स पढ़ाया जा रहा है, 10 बजे क्लास हो रही है वही कोर्स पढ़ाया जा रहा है, और 2 बजे क्लास हो रही है वही कोर्स पढ़ाया जा रहा है। डिफरेंट क्लासेस के अंदर ये पढ़ाया जा रहा है, और हमसे पूछा जा रहा है इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन these 3 courses or 3 different scores। इसमें आपने देखना है। तो सॉल्यूशन में
तो सबसे पहला स्टेप क्या, वी स्टेट अवर हाइपोथेसिस। तो एच नॉट क्या होगा, mu1 is equal to mu2 is equal to mu3 because we have 3 populations। और h1 क्या होगा, not all mu j's are equal, not all mu j's are equal। ठीक है, वन टेल टेस्ट ऑलवेज चूज अल्फा इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, व्हाट इज अल्फा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द ट्रू हाइपोथेसिस। ठीक है, देयर आर 5 चांसेस इन 100 दैट वी मेड अ इनकरेक्ट डिसीजन। तो तीसरा क्या है स्टेप, द टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड इज तो एफ स्टैटिस्टिक हम यूज करते हैं, दैट इज एस बी स्क्वायर ओवर एस डब्ल्यू स्क्वायर विच अंडर एच नॉट follows F distribution with nu 1 k minus 1 and nu 2 summation n j minus k where j is from 1 to 3। मैं 3 लिख देता हूँ, चले आपको पता है कि यहाँ पर j की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ भी लिखते हैं j is from 1 to 3। तो j की वेरिएशन 1 से लेकर 3 था, तो k की वैल्यू क्या है, 3 है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, और साथ एस के डब्ल्यू का भी फार्मूला लेते हैं, बी का फार्मूला लेते हैं सबसे पहले, दिस इज इक्वल टू समेशन एन जे एच बार जे माइनस एच बार बार होल स्क्वायर वेयर जे इज फ्रॉम 1 to k वेयर k इज इक्वल टू 3 है यहाँ पर, और k माइनस 1। इसी तरह एस के डब्ल्यू, तो इसका फार्मूला क्या है, समेशन, ठीक है, एन जे माइनस 1 एस जे स्क्वायर वेयर जे इज फ्रॉम 1 to k एंड डिवाइडेड बाई समेशन, इसको यूं ही लिख ले, समेशन एन जे माइनस 1 वेयर जे इज फ्रॉम 1 to k। तो अब हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, वी नीड दिस, इसको हम सॉल्व करने के लिए हमें एक्स बार जे चाहिए, ग्रैंड मीन चाहिए, हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के S1 स्क्वायर चाहिए, S2 स्क्वायर चाहिए और S3 स्क्वायर चाहिए, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट। तो हमें सैंपल की जो ऑब्जर्वेशन दी हुई है, अब मैं उसको यूज करूंगा और डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ। मैंने एक्स बार बार निकालता हूँ और पहला वैल्यू पुट करता हूँ सैंपल 1 की, ठीक है। सैंपल 1 के अंदर मैं वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं लिख रहा, अब सैंपल 1, तो इसमें n1 क्या है हमें चाहिए, एक्स बार 1 चाहिए, उसके बाद हमें S1 स्क्वायर चाहिए, ठीक है। उसके बाद सैंपल 2 है, सैंपल 2 में हमें n2 चाहिए, पता है हमें, वी नो दैट व्हाट इज n2, एक्स बार 2, उसके बाद S2 स्क्वायर चाहिए। इसी तरह सैंपल 3, सैंपल 3 में n3, एक्स बार 3 और S3 स्क्वायर चाहिए, ठीक है। क्या आते हैं जी, तो मैं पहले इसको डाटा को फीड करता हूं कैलकुलेटर के ऊपर जी। 121 मेमोरी, 117 मेमोरी, 145 मेमोरी,
108 मेमोरी, 142 मेमोरी, 154 मेमोरी। ये आपको आइडिया तो है ना कि मैं कैसे करता हूँ। मोड एसटी में जाकर आपने वैल्यूज को एंटर करना है, जहाँ डी टी लिखा होगा, डी टी डेटा, और ऊपर एम प्लस लिखा होगा, उसको प्रेस करते जाए। ठीक है, 81 मेमोरी, उसके बाद 122 मेमोरी, और 127 मेमोरी, और 122 मेमोरी। लेकिन शिफ्ट एच बार इज इक्वल टू, तो 123.90 123.09। ठीक है जी, एच बार आया। और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है? जी S1 जो है दैट इज 19.79 इस स्क्वायर में ले लेता हूं, तो दैट इज 391 391.69। तो 11 वैल्यूज है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यूज कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा डाटा एंटर करते हैं। 97 मेमोरी, 145 मेमोरी, 119 मेमोरी, 139 मेमोरी, 143 मेमोरी, 133 मेमोरी, 149 memory, 107 memory, and 154 memory. Shift X bar, तो 131.78 कर लेते हैं। 777 है तो 78 कर दिया मैंने इसको। ठीक है, और इसका S1 क्या है? जी, तो 391.444 एंड कंटिन्यू है ये। तो इसके अलावा आप देखें जी नेक्स्ट, जी सैंपल 3 की इंफॉर्मेशन। तो ये कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वैल्यूज हैं जी। अब सैंपल 3 में वैल्यूज पहले पुट करते हैं हम। तो 134 मेमोरी, 89 मेमोरी, 108 मेमोरी, 88 मेमोरी, 146 मेमोरी, 153 मेमोरी, और 130 मेमोरी, 144 मेमोरी, एंड 125 मेमोरी, फिर 111 मेमोरी, 87 मेमोरी, और 162 मेमोरी। तो शिफ्ट एक्स बार, तो 123.083, तो ये वैल्यू आ रही है जी। मीन ऑलमोस्ट बराबर हो रहे हैं। तो 12 वैल्यूज है इसकी। और S2 देखें क्या है? जी
691.90। तो ये हमारे पास डेटा आ गया। अब हम यहाँ से x बार बार डबल बार ग्रैंड मीन पहले आप निकाल लें। तो दिस इज बेसिकली n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज n1 11 मल्टीप्लाई विद x बार 1 123.09 प्लस 9 मल्टीप्लाई विद 131.78 और प्लस n3 12 है मल्टीप्लाई विद 123.083 डिवाइडेड बाई n1 11 प्लस 9 प्लस 12 यानी 20 20 तो 32। और इसको हल करके देखते हैं क्या होता है जी। 11 मल्टीप्लाई विद 123.09 प्लस 9 मल्टीप्लाई विद 131.78 प्लस 12 मल्टीप्लाई विद 123.083 इज इक्वल टू, तो ये सारा सम होने के बाद आ रहा है जी 401.006 डिवाइडेड बाई 32। The mean becomes 125.53. तो दिस इज अवर x बार बार ग्रैंड मीन। अब आप इंडिविजुअल मीन्स भी आ चुके हैं। नाउ यू कैन सॉल्व द योर क्वेश्चन। अब आप s स्क्वायर b का फार्मूला लिखें। दिस इज बेसिकली समेशन nj h bar j minus h bar bar square where j is from 1 to k। ये मैं जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ एंड दिस इज बेसिकली व्हाट इज दिस k माइनस 1। अब जरा मैं इसको वैल्यूज पुट करके देखता हूँ। j की वैल्यू पुट करें ना तो n1 h बार 1 माइनस h बार बार स्क्वायर प्लस n2 h बार 2 माइनस h बार बार स्क्वायर और प्लस n3 h बार 3 माइनस h बार बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट इज k3। तो 3 माइनस 1 तो s स्क्वायर b तो ये यूं आएगा। अब आप पुट कर दे वैल्यूज। n1 क्या था 11 तो h बार 1 क्या है h बार 1 123.09 तो 123.09 माइनस h बार बार दैट 125.53 125.53 इसका स्क्वायर प्लस n2 9 है h बार 2 क्या है जी 131.78 और माइनस कर दे 125.53 इस सारे का स्क्वायर और प्लस यहाँ मैं लिख रहा हूँ n3 क्या है 12 है और h बार 3 क्या है 123.08 है 083 माइनस 125.53 इस सारे का स्क्वायर। तो ये न्यूमिनेटर आ गया और डिनोमिनेटर क्या है 2। तो हल करते हैं जी अब इसको। तो सबसे पहले मैं माइनस करता हूँ 123.09
माइनस 125.53, ठीक है, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 11, तो ये आ रहा है जी 65.4896, ठीक है, प्लस 131.78 माइनस 125.53 is equal to this square multiply with 9 is equal to, तो ये आ रहा है 351.5625 जी। नेक्स्ट देखिए, तो 123.083 माइनस 125.53 स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 12, तो 71.853, इसको 4 कर दे, डिवाइडेड बाय 2, तो इसको ऐड करते हैं 351.5625 प्लस 65.4896 इज इक्वल टू दिस, दैट्स 2 ले जी। ये डिवाइड होने के बाद 244.45 244.45, ठीक है जी। एस टी बी की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए एस टी डब्ल्यू की वैल्यू, तो व्हाट इज एस टी डब्ल्यू। अब मैं डायरेक्ट उसमें फार्मूला पुट कर रहा हूँ, n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर और प्लस n3 माइनस 1 s3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 माइनस 3। ये ले जी, आसान हो गया। तो व्हाट इज n1, 11 11 माइनस 1 10 मल्टीप्लाई विद s1 स्क्वायर करें तो 391.69 391.69 प्लस 9 माइनस 1 8 और ये भी हो जाएगा 12 माइनस 1 11। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो s2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी 391.44 391.44 और S3 691.90 691.90 तो डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 क्या है जी 11 प्लस 9 12 32 तो 32 माइनस 3 32 माइनस 3 यानी 29 और इसके न्यूमरेटर में क्या आ रहा है चेक कर लेते हैं इसको 10 मल्टीप्लाई विद 391.69 प्लस 8 मल्टीप्लाई विद 391.44 and plus 11 multiply with 691.9 is equal to 146
1466 59.32, तो divided by 29, it will be 51,505.49 है, तो इसको 0.5 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एस स्क्वायर डब्ल्यू। लो जी, अब ये तो आ गया, एस स्क्वायर डब्ल्यू भी आ गया, एस स्क्वायर बी भी आ गया, और अब हमारे पास फाइनल एस बी स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर डब्ल्यू। तो डिवाइड करके देखें जी क्या आता है। एस स्क्वायर डब्ल्यू 505.5 एंड दिस इज 244.45 जी। तो दिस इज इक्वल टू 0.48। तो ये है जी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ 0.48। स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 5 थ्योरेटिकल रीजन। तो थ्योरेटिकल रीजन इज एफ इज ग्रेटर देन एफ अल्फा न्यू 1 न्यू 2। ये तो जनरल थी ना, तो न्यू 1 वाज k minus 1 एंड न्यू 2 वाज समेशन एन जे माइनस k। तो यहाँ k क्या है 3, 3 minus 1 2, और न्यू 2 की वैल्यू क्या है जी, दैट इज बेसिकली समेशन यानी एन जे, तो 32 minus 3 तो 29। तो इसका मतलब है कि f इज ग्रेटर एंड इक्वल टू f ऑफ अल्फा अगर 0.05 है, और न्यू 1 क्या है 2 है, और 29। इसकी आप टेबल में से वैल्यू देखनी है। तो f इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या वैल्यू आती है जी, देखें इसको टेबल में वैल्यू देखने के बाद। दिस इज बेसिकली 3.33। अब आपने न्यूमिरेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वहां दिया हो रहा टेबल में, ये न्यूमिरेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ये डिनोमिनेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो वही हमने यहाँ पे यूज किए हैं। तो ये हमारा थ्योरेटिकल रीजन है। बेसिकली थ्योरेटिकल रीजन जो है वो दिस इज अवर थ्योरेटिकल रीजन। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली 3.33। तो ये दिस इज अल्फा एंड दिस इज 1 माइनस अल्फा। तो ये वो वैल्यू है। इससे जो वैल्यू बड़ी होगी तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर 3.33 से बड़ी होगी तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये 0 से इन्फिनिटी है। ठीक है जी। इट इज अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड मींस राइट साइड पे राइट टेल इज लॉन्ग देन द लेफ्ट टेल। तो कंक्लूजन क्या हो गया, सिंस the computed value of f is equal to 0.48 falls in the acceptance region therefore we accept H naught and conclude that there is no significant difference between
स्कोर्स। ठीक है जी, एट डिफरेंट टाइम्स। तो दैट वाज आवर हाइपोथेसिस, और इसमें आपने इस चीज को लर्न किया। नो, द मेन थिंग यू हैव टू लर्न इज दैट कि जब हम मोर देन 2 मीन्स की टेस्टिंग करते हैं तो इसको हमेशा वन टेल टेस्ट में, एफ में, राइट टेल पे हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आप जहन में रखिए। दूसरा अगर देखें एफ स्टैटिस्टिक कब हम यूज़ करते हैं, अजम्पशन इसकी क्या है, द सैंपल शुड बी इंडिपेंडेंटली एंड रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है, द सैंपल शुड बी ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन एंड द सैंपल शुड बी इंडिपेंडेंटली ड्रॉन। तो दीज आर द 2 assumptions, और साथ एक अज्यूम हम करते हैं द वेरिएंसेस ऑफ ऑल द पॉपुलेशंस आर इक्वल। तो ये 2 assumptions हैं जिसकी बुनियाद पर हम अनोवा, इसको हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी कहते हैं। इसको मैंने बेसिकली टेबल में नहीं लिखा, तो ये सारी वैल्यूज हम टेबल में भी लिख सकते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल के अंदर। ठीक है, आप कह रहे थे जी आपने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की बात नहीं की, तो बेसिकली ये जितना ये जो आप देखो ना, आप कह सकते हो ना, क्वेश्चन कर सकते हो कि मीन्स की टेस्टिंग कर रहे हैं हम मीन्स की कर रहे हैं और कंपेयर हम वेरिएंस कर रहे हैं। ठीक है, टेस्टिंग हम मीन्स की कर रहे हैं और कंपेयर क्या हो रहा है, मीन्स वेरिएंसेस तो कंपेयर किया जा रहा है। बेसिकली होता ये है कि वेरिएंस के अंदर हम क्या देखते हैं कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस अपनी एवरेज से कितनी दूर है। वेरिएंस में जनरली बात कर रहा हूँ, जो स्टार्ट में हमने वेरिएंस पढ़ा था। ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के अंदर जो हमने लेक्चर दिए थे ना, स्टार्ट में दूसरा या तीसरा गलबन लेक्चर था, तो वहाँ पे हमने बात की थी कि वेरिएंस जो करता है हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस को अपनी एवरेज से कितनी दूर है, हाउ दे डिस्पर्स्ड अराउंड दिस एवरेज वैल्यू, उस चीज़ को बताता है। ठीक है, वेयर एज यहां पर जब हम देखते हैं तो हमने मीन्स की टेस्टिंग करनी है, तो हमने देखा कि इंडिविजुअल मीन्स को ग्रैंड मीन के साथ उसने कंपेयर कर लिया। जितने इंडिविजुअल मीन्स ग्रैंड मीन से क्लोज होंगे, ठीक है, वेरिएबिलिटी कम होगी, जितनी वेरिएबिलिटी कम होगी इतना ही मीन्स के दरमियान इक्वालिटी होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली फिशर ने जो टेक्निक डेवलप की थी, तो इसने बेसिकली हुआ ये कि मीन्स की टेस्टिंग करनी थी और उसने वेरिएंसेस को यूज किया फॉर मीन्स की टेस्टिंग के लिए। ठीक है, आप कह सकते हैं जी लास्ट टाइम हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया था फॉर टेस्टिंग द इक्वालिटी ऑफ 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस। भाई वेरिएंसेस की टेस्टिंग करनी है, एफ के अंदर वेरिएंसेस आ रहे हैं, बात बनती है। लेकिन अब हम मीन्स की टेस्टिंग कर रहे हैं और मीन्स की टेस्टिंग करते हुए हम एफ स्टैटिस्टिक यूज कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज वी इन एफ स्टैटिस्टिक वी वांट टू कंपेयर द वेरिएशन अमंग द मीन्स। मीन्स के दरमियान क्या वेरिएशन है, जब मीन्स के दरमियान वेरिएशन कम होगी, इससे मुराद क्या होगा कि पॉपुलेशन के जो मीन्स की इक्वालिटी है वो है। जितनी वेरिएशन कम होगी उतनी इक्वालिटी के चांसेस हैं। अब अगर यही एफ स्टैटिस्टिक हमें वैल्यू दे देती मे बी 4, 5, 6 और क्रिटिकल वैल्यू क्या थी 3.33 और हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता, इससे मुराद क्या थी, एफ स्टैटिस्टिक की जब बड़ी वैल्यू आ रही है तो उससे मुराद क्या है कि इंडिविजुअल मीन्स जो है वो ग्रैंड मीन से बहुत ज्यादा दूर पड़े हुए। ठीक है, तो एफ स्टैटिस्टिक इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ एस्टेयर बी एंड एस्टेयर डब्ल्यू बिटवीन सैंपल्स एंड विद इन सैंपल्स। बिटवीन सैंपल मीन्स है एस्टेयर बी और विद इन सैंपल वेरिएशन है। एक क्या है, विद इन सैंपल वेरिएशन है। ठीक है, और एक बिटवीन है। ये बेसिकली एस्टेयर बी और एस्टेयर डब्ल्यू ये दोनों एस्टिमेट करते हैं सिग्मा स्टेयर को। कौन सा सिग्मा स्टेयर, जो हम एज्यूम करते हैं शुरू में एजम्पशन में कि जी तीनों पॉपुलेशन के वेरिएंसेस इक्वल है, और इक्वल है तो किस चीज के इक्वल है, सिग्मा स्टेयर के। सिग्मा 1 स्टेयर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्टेयर इज इक्वल टू सिग्मा 3 स्टेयर इज इक्वल टू सम सिग्मा स्टेयर, एंड दैट सिग्मा स्टेयर इज एस्टिमेटेड बाय एस्टेयर डब्ल्यू एंड एस्टेयर बी। ठीक है, आई थिंक इसमें से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। ये टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल था बानिस्बत इससे पहले जो हमने टेस्ट किया, इसलिए इस पर हमने काफ़ी टाइम लगाया। अब आप इसमें सिंगल सैंपल के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आए, यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात आपसे होगी और वहाँ पर हम देखते हैं हम क्या करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।